हेलो स्टूडेंट्स, मैं निमिष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम बेटा बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की जो यूनिट थर्ड है लिक्विड स्टेट, उसका जो पार्ट 6 है, आज हमारी छठी क्लास इसकी होने जा रही है। जो भी बच्चे आज जुड़ रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो वो उनसे मेरा आग्रह ये रहेगा कि बच्चों, आप पहले जो 5 क्लासेज ऑलरेडी जो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पे, चैनल पे गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के, तो वहाँ ज़रूर जाएं और वहाँ पर देखें, तभी आप आज की क्लास से इंटरलिंक हो पाएंगे। पिछली क्लास में बेटा हमने संघनन विधियों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। संघनन विधियाँ क्या होती हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के माध्यम से हम अनेक छोटे कणों को परस्पर संगुणित करके, परस्पर उनको जोड़ के कोलाइडी कणों में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है बेटा। अब इसमें 4 विधियाँ मैंने आपको बताई थी। ऑक्सीकरण द्वारा, जिसमें हमने सल्फर का कोलाइडी विलयन बनाया था। फिर अपचयन द्वारा, जिसमें हमने गोल्ड का धात्विक सोल बनाई थी, हमने मेटेलिक सोल बनाई थी। फिर जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन में फेरिक क्लोराइड लिया था और फिर उससे क्या बना था बेटा, उसको जल में घोलने पर, उबले हुए जल में हमने डाल दिया था, तो उससे क्या बन गया था, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो गया था। और इसी तरह से हमने फिर फोर्थ में जो था विलायक परिवर्तित कर दिया था, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था सल्फर का। यानी कि सल्फर को जब हम एथिल अल्कोहल में घोलते हैं तो उसकी विलेयता बढ़ जाती है, जल की तुलना में अधिक होती है एथिल अल्कोहल में सल्फर की विलेयता। जब सल्फर के C2H5OH में बनाए गए सतृप्त विलयन के अल्प आयतन को जल के आधिक्य में मिलाया जाता है तो सल्फर जल में कोलाइडी कणों के रूप में वितरित हो जाता है। तो ये विलायक में परिवर्तन के द्वारा भी हमने वो विलायक परिवर्तन वाली विधि को भी हमने अध्ययन किया था। अब बेटा इसमें मैंने फिर आगे बताया था आपको पिछले क्लास में कि कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण हमने किया था, जिसमें अपोहन व वैद्युत अपोहन का सिद्धांत हमने पढ़ा था। वैद्युत अपोहन का सिद्धांत मतलब ये था बेटा कि जो कोलाइडी कण होते हैं वो परस्पर विपरीत आवेशित आयनों वाले होते हैं। तो वो जब हम उसमें इलेक्ट्रोड रखते हैं तो वो विपरीत आवेशित आयनों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उधर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। फिर हमने पढ़ा था कोलाइडी विलयनों के गुणों के बारे में। तो टिंडल इफेक्ट, किसी प्रकाश सोर्स से आप सामान्य विलयन में डालेंगे तो वो पूरा का पूरा प्रकाश बाहर निकल जाएगा, परंतु कोलाइडी विलयन वाले में डालेंगे तो हमें वो प्रकाशमान पथ के रूप में वो प्रकाश पुंज दिखाई देगा। तो यही प्रभाव क्या कहलाता था बेटा, टिंडल इफेक्ट कहलाता था। फिर ब्राउनी गति कहलाती थी, क्योंकि विपरीत आवेश की समान मात्रा माध्यम में विपरीत वितरित होने के कारण, डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण आवेशित कणों के मध्य जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगता है, और उस आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स के कारण ही ब्राउनी गति उत्पन्न होती है, ठीक है बच्चों। अब फिर उसमें हमने विद्युत कण संचलन पढ़ा था और लास्ट में हमने पढ़ा था कॉन्गुलेशन, स्कंदन। यानी कि किसी कोलाइडी विलयन में जब हम अपघट्य पदार्थ की अल्प मात्रा मिला देते हैं तो कोलाइडी कणों का अवक्षेपण हो जाता है, और यही क्या कहलाता है, यही बेटा स्कंदन कहलाता है। आज हम यहाँ से आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपके 10 नंबर में ये पूछा जाता है कि नियम, हार्डी और सुलजे का नियम, विभिन्न अपघट्यों की स्कंदन क्षमता की व्याख्या करने के लिए दिए गए हार्डी व शुल्ज नियम के अनुसार किसी अपघट्य आयन की स्कंदन क्षमता उस आयन पर आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जितना किसी अपघट्य आयन की स्कंदन की क्षमता किसके बराबर होगी, आयन पर आवेश की मात्रा के, आयन पर जो है आवेश की मात्रा पे समानुपाती होती है। अतः ऋणावेशित कोलाइडी कणों को स्कंदित करने वाले अपघट्य धनायनों पर धनावेश की मात्रा जितनी अधिक होती है, ऋणावेशित कोलाइडी कणों को स्कंदित करने वाले अपघट्य धनायनों पर धनावेश की मात्रा जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। इसलिए धनायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम Na प्लस, ठीक है, यहाँ पर एक +1 चार्ज है,
Mg2+, यहाँ पर 2 चार्ज है, Al3+, यहाँ पर 3 चार्ज है, और सिलिकॉन पर 4 चार्ज है। तो स्कंदन क्षमता इनकी बेटा Si+4 सबसे ज़्यादा होगी, फिर एल्यूमिनियम +3 की होगी, फिर मैग्नीशियम की होगी +2 चार्ज है क्योंकि, और फिर सबसे कम सोडियम की होगी। इसी प्रकार धनावेशित कोलाइडी कणों को स्कंदित करने वाले विभिन्न अपघट्य ऋणायनों की स्कंदन क्षमता भी निम्न प्रकार से होती है। देखो यहाँ पर Cl पर -1 चार्ज, SO4 2 पे -2 चार्ज, PO4 -3 पे 3 चार्ज। ठीक है बच्चों, ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें एक चीज़ समझनी है बेटा कि किसी अवघट्य आयन की स्कंदन क्षमता क्या होती है, कॉन्गुलेशन पावर, उस आयन पर आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है, ये ध्यान रखना है। अब ऊर्णन मान क्या होता है, ऊर्णन मान होता है किसी अपघट्य के लिए मिलीमोल पर लीटर में वह न्यूनतम सांद्रता जो किसी कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए आवश्यक होती है। अपघट्य का क्या कहलाता है, ये अपघट्य का ये ऊर्णन मान कहलाता है। न्यूनतम सांद्रता होती है बच्चों ये जो किसी कोलाइडी विलयन का को स्कंदित करने के लिए आवश्यक होती है, किसी कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए आवश्यक होती है। और क्या है ऊर्णन मान, सांद्रता की मात्रा। ठीक है, कोलाइडों का क्षरण व स्वर्णांक, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों से अधिक स्थायी होते हैं। ये हमने बेटा 3rd या 4th क्लास में पढ़ा था, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों के मध्य अंतर। तो जो इनकी स्टेबिलिटी है, जो कोलाइडी विलयन होते हैं ना द्रव स्नेही, वो बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन अपघट्यों पर अधिक सरलता से स्कंदित हो जाते हैं। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों में आवेशित कोलाइडी कणों पर विलायक अणुओं की एक रक्षक परत उपस्थित होती है जो अपघट्य द्वारा स्कंदन से कणों का बचाव करती है, किंतु द्रव विरोधी कोलाइडी कणों पर कोई रक्षक परत उपस्थित नहीं होती, इसलिए वे अपघट्य द्वारा सरलता से अवक्षेपित हो जाते हैं। किंतु यदि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों में किसी द्रव स्नेही पदार्थ की अल्प मात्रा मिलाई जाए, यदि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में हम किसी द्रव स्नेही पदार्थ की अल्प मात्रा मिलाएं तो वह कोलाइडी कणों पर रक्षक परत का निर्माण कर देते हैं, जिससे द्रव विरोधी कोलाइडी कणों का स्कंदन भी कठिन हो जाता है। अतः द्रव स्नेही पदार्थ द्वारा द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन से इस प्रकार बचाव ही क्या कहलाता है बेटा, रक्षण क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, रक्षण क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर अपन को ध्यान देना है स्वर्णांक, गोल्ड नंबर। किसी रक्षक पदार्थ की रक्षण क्षमता को उसके स्वर्णांक के पदों के रूप में हम परिभाषित करते हैं, व्यक्त करते हैं। किसी रक्षक पदार्थ की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा जो 10 ml मानक गोल्ड सोल यानी कि गोल्ड का कोलाइडी विलयन, हमने पढ़ा था बेटा जब हम अपचयन पिछली क्लास में अपचयन द्वारा कोलाइडी विलयन का निर्माण किया था, तो जिसमें AuCl3 हमने लिया था बच्चों, ध्यान दो, आप पुरानी क्लास को रिकॉल करो एक बार। तो ये सोने का कोलाइडी विलयन ही बना रहे हैं यहाँ पे, का विलयन का जो 10% है, 10 ml मानक गोल्ड सोल विलयन का हम 10% NaCl सॉल्यूशन के 1 ml द्वारा स्कंदन को रोकने के लिए आवश्यक होती है किसी पदार्थ की रक्षक मात्रा। ठीक है, उस पदार्थ का गोल्ड नंबर यह कहलाती है। जिलेटिन के लिए गोल्ड नंबर क्या होता है बेटा, 0.005। इसी तरह से हीमोग्लोबिन के लिए, जिससे हमारा बेटा ऑक्सीजन का जो संचार करता है ना हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, वो उसके लिए क्या होती है गोल्ड नंबर 0.03। ठीक है, स्टार्च के लिए गोल्ड नंबर होता है 25। किसी पदार्थ के लिए स्वर्णांक का मान जितना कम होता है उसकी रक्षण क्रिया उतनी ही प्रभावी होती है, ये ध्यान देगा बेटा। यानी कि स्वर्णांक का मान जितना कम होगा उसकी रक्षण प्रक्रिया उतनी ही अधिक प्रभावी होगी। रक्षण सामर्थ्य प्रोपोर्शनल डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, स्वर्णांक या गोल्ड नंबर। ठीक है बच्चों, अब 6 नंबर की हम पढ़ रहे हैं बेटा विद्युत परासरण। इसमें हमारे पास ये तो एनोड है और ये कैथोड है।
पॉजिटिव टर्मिनल एनोड और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड है। और हमने ये बीच में बेटा यहाँ पर क्या कर रखा है, कोलाइडी विलयन हमने भर रखा है। और ये जो दोनों हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको हमने H2O के जली है ना, जो जली विलयन है उसमें भर रखा है। H1 और H2 गैस नलियाँ हैं दो हमारी। अब हम इससे आगे परासरण वाला विद्युत परासरण का पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी कोलाइडी विलयन के विलायक अणुओं का विपरीत आवेशी इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवाह विद्युत परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है ये? विद्युत परासरण। चित्र में एक सिलेंडर को M1 तथा M2 अर्धपारगम्य झिल्लियों द्वारा 3 भागों में पृथक किया गया है। किसमें? एक सिलेंडर को M1 तथा M2 अर्धपारगम्य झिल्लियों द्वारा, ये देखो बेटा M1 और M2 अर्धपारगम्य झिल्ली, ये वाली M1 है और ये वाली M2 है। और ये क्या है बेटा? अर्धपारगम्य झिल्ली है एक तरीके से, ठीक है। और H2O का सॉल्यूशन यहाँ पर भरा हुआ है और बीच में M1 और M2 के बीच में क्या भरा हुआ है हमारे पास? कोलाइडी सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। ये कोलाइडी सॉल्यूशन हमारे पास भरा हुआ है। चित्र में एक सिलेंडर को M1 व M2 अर्धपारगम्य झिल्लियों द्वारा 3 भागों में पृथक कर दिया है हमने। मध्य भाग में कोलाइडी विलयन, जबकि इलेक्ट्रोडों युक्त शेष 2 भागों में जल भरकर हमने जब इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत क्षेत्र लगाया, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं बेटा, तो आवेशित विलायक अणु जो होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्लियों से होकर विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड के प्रति गमन करते हैं, जिससे संगत विभाग में, ठीक है, जिससे संगत विभाग में जल के तल में वृद्धि हो जाती है। क्या होती है बेटा? जल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। जबकि कोलाइडी कण झिल्ली से होकर निकलने में असफल रहते हैं। जो कोलाइडी जो सॉल्यूशन है हमारा, उसमें जो कोलाइडी कणों में जो जल है बेटा वो तो निकल जाता है, पर जो कोलाइडी कण हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से बाहर नहीं आ पाते। साम्य की अवस्था में दोनों इलेक्ट्रोड विभागों में जल के तलों के अंतर H को निम्न सूत्र में रखकर कोलाइडी विलयन के परासरण दाब की हम गणना कर लेते हैं। अब देखो बेटा पुराना वापस इसमें चलते हैं कि जो ये कोलाइडी विलयन है और ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है। तो यहाँ ये कोलाइडी विलयन तो इसी में रह गए, कोलाइडी कण हैं वो तो इसी में रह गए, परंतु जो वाटर था वो इधर आ गया और इधर आ गया और इक्विलिब्रियम पे ही आ गया। अब हम इसके परासरण दाब की गणना किससे करेंगे? कोलाइडी विलयन के परासरण दाब की गणना किससे करेंगे? पाई बराबर HDG से। पाई बराबर किससे करेंगे बेटा? HDC से। और पाई क्या है यहाँ पर? परासरण दाब। अब दूसरा पढ़ते हैं हम इमल्शन या पायस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, लिक्विड स्टेट जो हमारी यूनिट है इसका। दो अमिश्रणीय द्रवों के कोलाइडी तंत्र इमल्सन या पायस कहलाते हैं। इमल्सन कोलाइडी विलयन में है वह कोलाइडी विलयन होता है जिनमें एक द्रव किसी अन्य द्रव में कोलाइडी कणों के रूप में वितरित होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था बेटा वहाँ पर दूध। अब दूध क्या है? दूध वसा, तो इसमें प्रावस्था है, प्रक्षिप्त प्रावस्था, और माध्यम क्या है इसमें? दूध, वो हमारा वाटर। जैसे कोल्ड क्रीम होगी, वार्निश हो गया, पेंट हो गया, स्किन क्रीम होगी, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सब है ना जो है इमल्शन के एग्जाम्पल हैं। इमल्शन के प्रकार हम पढ़ते हैं। इमल्शन विलयनों को 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है। जल में तेल, है ना, जल में तेल प्रकार के पायस। इन कोलाइडी तंत्रों में परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में एक तेलीय प्रावस्था में जल, ठीक है, तेलीय पदार्थ जल में वितरित होता है, ठीक है बच्चों। किसमें वितरित होता है? एक इन कोलाइडी तंत्रों में परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में। किसके रूप में बेटा? परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में जो है जलीय पदार्थ किसमें? तेलीय पदार्थ जल में वितरित होता है बेटा, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, इसका एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास आ गया दूध, ठीक है बच्चों। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास दूध आ गया है, ठीक है। अब तेल में जल का ले लेते हैं। प्रकाश, है ना, प्रकाश के पायस। इन कोलाइडी तंत्रों में परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में जल किसी तेलीय विलायक में कोलाइडी कणों के रूप में वितरित होता है, जैसे कि आइसक्रीम,
ठीक है बच्चों, इसमें कौन सा हो गया, इसमें कौन सा एग्जाम्पल हो गया, तो दो इमल्शन के प्रकार दो हो गए, इमल्शन विलयनों के दो प्रकारों में बांट दिया हमने। जल में तेल यानी कि जो प्रकार के पायस जो होते हैं, यानी कि एक तेलीय पदार्थ जल में वितरित होता है, इसमें दूध हो गया, ठीक है, यानी कि कोलाइडी कणों के रूप में दूध हो गया। अब तेल में जल प्रकाश के प्रकार के पायस जो होते हैं, जल तेल में जल के प्रकार के पायस जो होते हैं इन कोलाइडी तंत्रों में परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में जल किसी तेलीय विलायक, वहाँ पर क्या था, एक तेलीय पदार्थ जल में वितरित होता है, परंतु यहाँ पर जल किसी तेलीय विलायक में कोलाइडी कणों के रूप में वितरित होता है, जैसा कि आइसक्रीम, ठीक है, जैसा कि हम क्या पढ़ेंगे बेटा, आइसक्रीम, ठीक है बच्चों। अब इससे नेक्स्ट क्लास में हम इसके डिफरेंट डिफरेंट जो प्रकार हैं बेटा, ठीक है, पाइसीकरण के, है ना, जो हमारे पास इमल्शन विलयनों में विभेद पहचान हम किस तरह से करें, फिर उनके जो विलयन इमल्शन विलयनों में क्या क्या परीक्षण करें, जैसे कि तन्यता परीक्षण है हमारे पास, है ना, रंजक परीक्षण है, शांता व विद्युत चालकता परीक्षण है ना, तो इन सब से हम परीक्षण करेंगे इस इमल्शन का, ठीक है बच्चों। और फिर इमल्शन निर्माण या इमल्शन का जो निर्माण कैसे होता है, पाइसीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, उसको भी हम आगे की क्लास में समझेंगे। थैंक यू सो मच।